स्वागत दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले हुआ है जोरदार तरीके का बवाल, बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी की मोदी के स्वागत में की जा रही तैयारियों पर लोगों का गुस्सा भड़का है दोस्तों, और किस तरीके से आगजनी की गई है और फाड़कर फेंक दिया गया है झंडा। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के दौरे पर अचानक से पहुंचे हैं दोस्तों। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर अमित शाह के करीबी नेता ने चुनाव में हारने के बाद अब वोटों के गड़बड़ी का लगा दिया है आरोप। बताएंगे कौन सा ये इलेक्शन था दोस्तों जिसमें भाजपाई को हार के बाद अब वोटों के हेरफेर के आरोप लगाते हुए सुना जा रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी सरकार के मंत्री का लोगों ने किया जोरदार तरीके से विरोध, बीच रास्ते पर ही काफिला रुकवा दिया गया है दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों से सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी और इस बार बिहार बदलाव के शुभ संकेत दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा हो जाएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लगभग 2.5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी कब मणिपुर जाएंगे, कब मणिपुर जाएंगे। अब जाकर नरेंद्र मोदी का आज मणिपुर का कार्यक्रम है दोस्तों 13 तारीख को, यानी आज नरेंद्र मोदी मणिपुर में मौजूद रहेंगे और इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों की ओर से जानकारी दी गई है दोस्तों। पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार में यात्राएं होने वाली है। 13 और 14 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्यों में मौजूद रहेंगे और 15 तारीख को बिहार में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी की आज मणिपुर में होने वाली सभा से पहले बीजेपी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी आज 8500 करोड़ रुपए के काम को लेकर शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और चूरा चांदपुर में 7300 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी जाएगी। इम्फाल के अंदर 1200 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया जाएगा। यानी बीजेपी के लोग पैसे गिनाकर वहां के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विकास का तोहफा लेकर आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों स्थानीय स्तर की जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं है और मणिपुर के लोग इस बात से एकदम नाराज है कि नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल तक मणिपुर के लोगों की कोई सूद नहीं ली दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी चूरा चांदपुर जाने वाले हैं, जहां पर मोदी के हेलीकॉप्टर को उतारने को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बीएसएफ सुविधा यानी बीएसएफ की जो फैसिलिटी है वहां पर नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतर सकता है। ऐसे में मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। दरअसल नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम का जोरदार तरीके से विरोध करते हुए स्थानीय निवासियों ने जबरदस्त तरीके से बवाल किया दोस्तों। इसके बाद पुलिस के साथ में स्थानीय लोगों की झड़प भी हो गई। नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जहां पर उतरने वाला था वहां पर जोरदार तरीके का विवाद देखने को मिला दोस्तों। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री यात्रा करने वाले थे उस पूरे हिस्से को अलग अलग रंगों के झंडों से सजाया गया और सड़कों के कई हिस्सों को बांस के तख्तों पर कपड़े से घेर दिया गया और इन्हीं तैयारियों को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला दोस्तों। इसके बाद कई सारे लोगों की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कई सारे लोगों के एक समूह ने आकर इन तख्तों को फाड़ा दोस्तों और आगजनी करते हुए जोरदार तरीके से बवाल किया। इसके बाद पुलिस के साथ में झड़प हो गई दोस्तों। इस दौरान पुलिस ने तितर बितर करने की कोशिश की, बाद में स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई दोस्तों। कुछ संगठनों ने प्रस्ताव दिया था कि उनके सदस्य शोक के प्रतीक के रूप में इस दिन काले कपड़े पहने, जबकि छात्र समूहों ने कार्यक्रम स्थल के बाहर खाली ताबूत भी रख दिए थे दोस्तों। यानी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी आप 2.5 साल के बाद यहाँ पर आए हैं, इसमें कितने लोगों की मौत अभी तक मणिपुर में हो चुकी है, इसे याद दिलवाया जा रहा था दोस्तों। ऐसे में नागरिक समाज समूहों से मुलाकात करने के बाद सीआरपीएफ के लोग जैसे तैसे इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे और या तो काला कपड़ा पहनकर मोदी का विरोध करेंगे या फिर कार्यक्रम स्थल के बाहर खाली ताबूत रखकर विरोध करेंगे। किसी न किसी तरीके से विरोध करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आज क्या कुछ होता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के विरोध का कारण यही है कि लगातार 2.5 साल तक लोग इंतजार करते रहे लेकिन प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए नहीं गए दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 पर समेटने के बाद फैसला लिया था कि उनकी पार्टी गुजरात में अपनी सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी को चुनौती दी थी दोस्तों। उसके बाद राहुल गांधी लगातार गुजरात में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली गए थे, जहां पर 2 दिन बिताने के बाद राहुल गांधी अगले दिन दिल्ली लौटने की जगह दिल्ली से तुरंत गुजरात की ओर रवाना हो जाते हैं दोस्तों। यानी दिल्ली में अपने आवास पर बैठने की जगह गुजरात में संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात
मुलाकात करने के लिए जूनागढ़ पहुंच जाते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में जिला अध्यक्षों से मुलाकात की। दोस्तों इस दौरान आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी अपने जिला अध्यक्षों से बात कर रहे हैं और उनके जिला अध्यक्ष राहुल गांधी से डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि हम जिले के अंदर पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बदलाव बहुत जरूरी है जिससे हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी ने इस दौरान सभी लोगों से फीडबैक लिया है दोस्तों। और पहले राहुल गांधी दिल्ली ऑफिस में बैठकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से फीडबैक लेकर राज्य के मामले पर कुछ फैसला लिया करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि यह तरीका सही नहीं है और अब संगठन के अंदर पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से या तो दिल्ली में मुलाकात करते हैं या उनके यहां जाकर मुलाकात करते हैं। गुजरात वाले केस में राहुल गांधी जूनागढ़ जाकर जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। यानी जो लोग जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो डायरेक्ट राहुल गांधी को बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि जितना मजबूत संगठन होगा उतने अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। ये बात एकदम फिक्स हो गई है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही कर रहे हैं राहुल गांधी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि वोट चोरी के खिलाफ अभियान एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख प्लस समर्थन का सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ है, 10 लाख प्लस मिस कॉल मिले हैं और ये आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर को दिखाता है। सच्चाई की दबी हुई आवाजें जो हमारे अभियान के जरिए बुलंद होकर सामने आ रही है। वोट चोरी .in/EC डिमांड पर जाकर कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है दोस्तों। जबकि एक नंबर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जारी किया हुआ है 9650003420 करके, जिस पर मिस कॉल देकर कांग्रेस पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोगों ने अभी तक मिस कॉल देकर समर्थन जताया है। 10 लाख से ज्यादा मिस कॉल आ चुके हैं। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी 15 तारीख को पूर्णिया जा रहे हैं, जहां पर पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर जो कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा बसों को जीविका दीदियों से भरकर सभा स्थल पर यानी मोदी की रैली में लेकर आया जाएगा। इसके लिए अंचल अधिकारी बनमुखी की ओर से आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री के 15 तारीख को पूर्णिया आगमन के निमित्त कुल 200 बसों में जीविका दीदियों को सभा स्थल पर सुरक्षित ले जाने और वापस ले जाने हेतु प्रत्येक बस में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। तह अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति सभी शिक्षकों को अपने स्तर पर निर्देशित करने की कृपा करें, यानी शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाए ताकि वो बस में इन सभी लोगों को ले जाए और वापस लेकर आए। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक तो जो जीविका दीदी है उनको भीड़ बढ़ाने के लिए लेकर आया जा रहा है और शिक्षकों को भी नौकरी पर लगाई जा रही है दोस्तों। यानी आप समझिए कि 200 शिक्षकों की नौकरी वैसे ही अभी छूटने वाली है। यानी 200 शिक्षक जितने बच्चों को उस दिन पढ़ाते हैं 15 तारीख को, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। सोमवार का दिन है तो 200 शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा पाते दोस्तों, उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और ये सब केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि मोदी के रैली के अंदर भीड़ दिखाई दे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भीड़ के नशे के कारण जिस तरीके से देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ठप किया जा रहा है, ये साफ तौर पर बिहार के अंदर एक ऐसी तस्वीर है दोस्तों जिसका पूरी तरीके से खंडन किया जाना चाहिए। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों पर बीजेपी के लोग हंसते थे। उनको लगता था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत है, जबकि राहुल गांधी पूरे सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। कम से कम बीजेपी के नेताओं के द्वारा सबूत का खंडन तो नहीं किया जा रहा और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी की बातों में दम है। ये बात डंके की चोट पर बोला जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि सबूत के साथ राहुल गांधी सामने आए, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये गलत है तो वो अपने सबूत दे, लेकिन बीजेपी के लोग केवल हवा हवाई बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप जो लगा रहे वो गलत है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि राहुल गांधी के सबूत कहां गलत है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी का जो आरोप वोट चोरी को लेकर है, लगभग उसी तरीके की भाषा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संजीव बालियान ने बोला है दोस्तों। संजीव बालियान जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद है और बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। संजीव बालियान जब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन में लड़ने के लिए पहुंचे दोस्तों, तो उनको राज्य प्रताप रूडी ने जबरदस्त शिकस्त दे दी और अमित शाह के समर्थन के बावजूद
राजीव प्रताप रूडी के सामने संजीव बालियान बुरी तरीके से चुनाव हार गए। कारण यह था कि इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया था। दोस्तों राहुल गांधी से इन्होंने समर्थन की अपील की थी और राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया, तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े बड़े नेता गए थे वोट डालने के लिए, जिसके कारण भारी अंतर से चुनाव जीत गए राजीव प्रताप रूडी। दोस्तों और इसके बाद अब संजीव बालियान की ओर से इस पूरे इलेक्शन को लेकर एक बयान जारी किया गया है। संजीव बालियान ने चुनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे सांसद थे जो वोट डालने के लिए गए तो उनको पता चला कि उनका वोट तो पहले ही डल चुका है। इसके बाद संजीव बालियान कहते हैं कि अगर बिहार की तरह यहां पर भी एसआईआर करवाया गया होता तो यहां पर जीत मेरी होती, यानी वो मानते हैं कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। और यह हाल है बीजेपी के उस नेता का दोस्तों जिसे अमित शाह से भी समर्थन प्राप्त है और वो वोट चोरी के आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पुराने सदस्य थे उनका नाम भी नहीं काटा गया था, यानी 1295 वोटर्स में से 50 से 60 ऐसे थे जो मृतक वोटर थे जिन्हें मरे हुए 10 से 12 साल 15 साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम लिखा हुआ था। उनका नाम अगर हटा दिया गया होता फिर वोट कराए गए होते तो मुझे जीत मिलती बीजेपी के नेता के द्वारा। अब जो ये बातें बोली जा रही है दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा वोटर लिस्ट को लेकर ऐसी ही बातें बोली जा रही थी, तब ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। दो शब्द ऐसे बीजेपी के नेताओं के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के सहरसा जिले के अंदर सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के अंदर उस वक्त तनाव की स्थिति पैदा हो गई दोस्तों जब नाराज सफाई कर्मियों ने बिहार सरकार के मंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया दोस्तों। और घटना उस वक्त हुई जब मंत्री श्रवण कुमार एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन से लौट रहे थे दोस्तों। प्रदर्शनकारियों ने सफाई कर्मियों ने मंत्री श्रवण कुमार की गाड़ी के आगे बढ़ने से रोक दिया दोस्तों और सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। नाराज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। ये पूरा घटनाक्रम हाई स्कूल मैदान के पास हुआ दोस्तों, जहां पर मंत्री सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं दोस्तों उसमें से ज्यादातर को तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे इनको पता चल रहा होगा कि आखिर 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं तो जनता में कितना ज्यादा आक्रोश है। अगर आप भी मानते हैं कि ये आक्रोश 2025 के चुनाव में यानी इसी साल और ज्यादा बढ़ेगा और अभी जो और ज्यादा प्रचार में ये लोग जाएंगे तो इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये वही श्रवण कुमार मंत्री है जो इससे पहले एक गांव में गए थे और वहां पर लोगों को आश्वासन देने की जगह दिलासा देकर आ रहे थे, यानी कुछ बड़ी घोषणा करने की जगह केवल दिलासा देकर आ रहे थे। इसके बाद उनको गांव से दौड़ा लिया गया था दोस्तों और सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें और वीडियो भी वायरल हुई थी मंत्री को लेकर जो अपना धोती उठाकर भाग भी रहे थे। ऐसे में श्रवण कुमार को विरोध का ये दूसरी बार सामना करना पड़ा है केवल 10 से 12-15 दिनों के अंदर में। तो इससे पता चलता है कि मंत्री चाहे जितना बचले लेकिन उनको बिहार में विरोध झेलना पड़ेगा। जो 20 साल से कुशासन की सरकार बिहार में चल रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि जनता ने अब जवाब मांगना शुरू कर दिया है और जवाब इनके पास है नहीं तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुछ दिनों में दोस्तों बल्कि कुछ महीनों के अंदर ये साल का समापन होने जा रहा है। उसके बाद 2026 के अंदर असम के इलेक्शन की तैयारियों को अंतिम रूप देती हुई पार्टियां नजर आएंगी, लेकिन तैयारियां बल्कि कहे तो अभी से ही जोर शोर से चल रही है दोस्तों। ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने जिस तरीके से संगठन का विस्तार किया है और उनकी खुद के उनके पिता की एक लीगेसी है जिसे वो आगे लेकर चलते हैं, इसीलिए असम के अंदर कांग्रेस पार्टी में उनको बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। और पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद गौरव गोगोई चुनाव जीत गए थे दोस्तों, इसीलिए गौरव गोगोई को बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लोग इस तरीके से मानते हैं कि उल्टा सीधा बयान गौरव गोगोई को लेकर देते हैं। पहले गौरव गोगोई पर एक रिपोर्ट देकर दावा किया गया कि उनके परिवार के लोगों के लिंक आईएसआई यानी पाकिस्तान से है। इसके बाद उन्हें मुस्लिम शब्दों से संबोधित किया जाता है और एक तरीके से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है दोस्तों। और हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि गौरव गोगोई असम में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, फिर उनका यह बयान आया है। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि गौरव गोगोई से इतना डरते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा कि वो जब देखो तब देखो केवल एक ही काम करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई का नाम लेते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल डर है, डर से ज्यादा बौखला चुके हैं, इसीलिए उल्टे सीधे बातें बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर डोडा के विधायक आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया दोस्तों। गिरफ्तारी के बाद जोरदार तरीके का समर्थन उनको मिला और भारी संख्या में समर्थकों ने अपने विधायक के रिहाई के मांग को लेकर प्रदर्शन किया दोस्तों। संजय सिंह समेत तमाम नेता इकट्ठा हुए थे। इस तरीके से अपने स्थानीय विधायक के समर्थन में भारी भीड़ देखकर उनके परिवार के लोग, विधायक के परिवार के लोग भी खुश हैं कि उनके बेटे को समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से दोस्तों पीएसए यानी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहले
पहली बार किसी विधायक को गिरफ्तार किया गया है, इस बात के संकेत जरूर देता है दोस्तों कि स्थानीय विधायक को लेकर एक जुलूस, एक जोश तो देखने को मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि उनका विधायक जेल से बाहर हो। हालांकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है दोस्तों, इसलिए बीजेपी के पास जम्मू और कश्मीर के पुलिस की पूरी व्यवस्था है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के आदेश पर ही ऐसा एक्शन लिया गया होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल नहीं पूछा जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत सभी लोगों ने इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया है दोस्तों। संजय सिंह को हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के लोग एक साथ एकजुट दिखाई दिए और जम्मू कश्मीर के अंदर डोडा में कह सकते हैं कि महराज मलिक एक पॉपुलर नेता है, इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक पन्नालाल शाक्य की ओर से देश में गृह युद्ध की आशंका जताते हुए एक बयान दिया गया दोस्तों। इस बयान को लेकर अब बीजेपी संगठन ने दूरी बना ली है और बीजेपी के प्रदेश मीडिया के प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि भारत विश्व का चमकता हुआ लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पन्नालाल शाक्य जो हमारे विधायक है, उनका दिया गया बयान हमारी पार्टी के सोच के विपरीत है, इससे बीजेपी का कोई इत्तेफाक नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी इस पर बीजेपी के विधायक पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों और जमकर खरी खोटी सुनाई है। कुल मिलाकर भाजपा का नेता गृह युद्ध का दावा कर रहा है दोस्तों, आशंका जता रहा है। पन्नालाल शाक्य ने एक कार्यक्रम के दौरान आशंका जताई कि भारत में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शाक्य ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए युवाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विधायक शाक्य गुना के उत्कृष्ट स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल और विकास की बातें अपनी जगह, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर हमें गंभीर होना चाहिए। 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। शाक्य ने जिला प्रशासन से अपील की और लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार तक भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग दी जाए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता गृह युद्ध की आशंका जता रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों कि ऐसा बीजेपी के नेता को क्यों लग रहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर सीटों के बंटवारे से पहले अब टिकटों को लेकर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग पार्टियों में दावेदारी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। 3 नेता अलग अलग पार्टी में चले गए हैं। दरअसल पहली खबर सामने आती है जहां पर 2 बार के जेडीयू के टिकट पर विधायक बन चुके मुजाहिद आलम सुंदरबाड़ी में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की सभा में आरजेडी में शामिल हो गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे। इसके बाद एक और नेता ने पलटी मारी है दोस्तों। कमरुल होदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू में वापसी कर रहे हैं। तो ये 3 नेता अलग अलग अपने पार्टियों में गए हैं दोस्तों, यानी पूर्व विधायक है और अलग अलग पार्टियों में तलाश रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों और कौन कौन बागी नेता बनेंगे और कौन कौन इस उम्मीद में अभी पार्टी में आए हैं और उनको सफलता मिलेगी कि टिकट मिल जाएगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ नेपाल के अंदर जारी बवाल को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर नेपाल में युवाओं ने मिलकर आंदोलन किया दोस्तों। इसके बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है, यानी नेपाल के अंदर वो प्रधानमंत्री बन गई है दोस्तों और उनका काम होगा नेपाल में इलेक्शन करवाना और इलेक्शन के बाद फुल फ्लैश सरकार बनेगी। 4 मंत्री उनके साथ में शपथ ले सकते हैं। हालांकि सांसदों ने उनका बॉयकॉट किया है दोस्तों, लेकिन युवा चाहते थे कि कोई नया व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसे में सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। नेपाल के अंदर ये एक बड़ा परिवर्तन है क्योंकि नेपाल के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया दोस्तों और सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बना दिया गया है जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं। 12 सितंबर 2025 को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया है उन्होंने। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। उन्होंने 2016 से 2017 के बीच में कड़े एंटी करप्शन रुख अपनाया था दोस्तों, यानी उन्होंने करप्शन के खिलाफ कई सारे फैसले लिए थे। इसके बाद वो जनजी यानी युवाओं के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और अब उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैदान में उतारा गया है। देखते हैं वो किस तरीके से अपने नेपाल को संवारती हैं और उसके बाद नेपाल में चुनाव होते हैं और लोग किसको वोट देंगे दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर फिर से इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देने वाले नमक हराम है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा भाजपा नेता के इस बयान पर। इसी के साथ में तेजस्वी यादव निकालेंगे राहुल गांधी के तर्ज पर बिहार अधिकार यात्रा। 16 सितंबर से जहानाबाद से यात्रा शुरू होगी दोस्तों और लगभग 20 तारीख तक यात्रा चलेगी दोस्तों और वैशाली में आकर यात्रा रुकेगी। लगभग 10 जिले राहुल गांधी के तर्ज पर तेजस्वी यादव कवर करेंगे। 10 जिले
में जहानाबाद से लेकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा के साथ साथ सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, वैशाली जिले कवर करेंगे। दोस्तों ये यात्रा आरजेडी की प्रदेश इकाई के प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने संबंधित सभी जिलों के जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है दोस्तों, और सबसे कहा है कि मिलजुल कर काम करना है और इस यात्रा को सफल बनाना है। यानी राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव उसी तर्ज पर बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने पहले जो कांग्रेस पार्टी के डोमिनेटेड सीट है, जिन पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है दोस्तों, उन जिलों से अपनी यात्रा निकाली और सभी लोग एकजुट दिखाई दिए। इसके बाद तेजस्वी यादव जो खुद के आरजेडी वाले डोमिनेटेड सीटें हैं दोस्तों और जो जिले हैं वहां पर यात्रा निकाल रहे, तो एक तरीके से दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत को और मजबूत कर रही है। ओवरऑल फायदा इंडिया अलायंस का होगा जितनी सीटें जीतेंगे। साथ साथ दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पटना में चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लगभग 29 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है दोस्तों, और एनडीए गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है राजभर। वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और बीजेपी अभी अलाउ नहीं कर रही है, तो वो खुद ही मैदान में उतरने के लिए तैयार है। साथ साथ कर्नाटका के अंदर हेट स्पीच के मामले को लेकर मदूर की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। बीजेपी के नेता और एमएलसी सीटी रवि के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हेट स्पीच का मामला बनाया गया है। गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया था दोस्तों, और कम्युनल बयान के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है दोस्तों। मानहानि वाले मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया गया है। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान अपने रीट्वीट में महिंदर कौर की फोटो शेयर की थी और लिखा था कि यह वही बिल्किस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी। इसके बाद महिंदर कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया दोस्तों, और फिर मामला अब आगे बढ़ चुका है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य 225 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के खिलाफ चुनौती पेश कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।